स्टूडेंट्स, आज 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला है बुर्बो राजवंश। इस राजवंश की स्थापना हेनरी चतुर्थ ने 1589 ईस्वी में की थी, जिसने 1610 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद लुई 13वां सम्राट बना, जिसने 1610 से 1643 ईस्वी तक शासन किया। 1643 से 1715 ईस्वी तक लुई 14वां इस वंश का सम्राट रहा। यह कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, और इसी के समय वर्षाय में शाही महल का निर्माण कराया गया था। 1715 से 1774 ईस्वी तक लुई 15वां सम्राट रहा। यह कहा करता था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। 1774 से 1792 ईस्वी तक लुई 16वां फ्रांस का सम्राट रहा। इस पर इसकी पत्नी का अत्यधिक प्रभाव था। इसी के समय 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। नेक्स्ट है मेरी एंटोइनेट, जो फ्रांस के सम्राट लुई 16वें की पत्नी थी। यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांस का सम्राट लुई 16वां इसी के सलाह और दबाव में कार्य करता था। यह राजनीति में अनुचित हस्तक्षेप करती थी। प्रजा मानती थी कि सभी निर्णय रानी के द्वारा लिए जाते हैं। यह राजा के निर्णय को भी रद्द कर सकती थी, इसलिए फ्रांस के लोग इसे श्रीमती वीटो के नाम से भी पुकारते थे। यह फिजूल खर्च करती थी, जुए में करोड़ों खर्च कर देती थी, इसलिए फ्रांस के लोग इसे श्रीमती घाटा के नाम से भी पुकारते थे। नेक्स्ट है एस्टेट। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को एस्टेट कहा जाता था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, जिसमें पादरी लोग शामिल थे। द्वितीय एस्टेट, जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। तृतीय एस्टेट, जिसमें जनसाधारण लोग शामिल थे। नेक्स्ट है तलवार के कुलीन। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। कुलीन लोग द्वितीय एस्टेट में शामिल थे, जो समस्त जनसंख्या का 2% थे। जो जन्मजात कुलीन होते थे उन्हें शुद्ध कुलीन कहा जाता था। इनका कुलीन का पद पैतृक होता था। जो पुराने कुलीन होते थे उन्हें तलवार के कुलीन कहा जाता था, क्योंकि इन्हें तलवार रखने का विशेष अधिकार प्राप्त था। यह अधिकार सैनिकों के अलावा किसी और को प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट है दरबारी कुलीन। तलवार के कुलीनों में से कुछ बड़े और धनी कुलीन, जिनकी संख्या लगभग 2000 थी, ये वर्षाय में सम्राट की छत्र छाया में निवास करते थे। ये भोगविलास का जीवन व्यतीत करते थे। शराब पीना, जुआ खेलना, नाच गान और शिकार करना इनके मनोरंजन के साधन थे। इन्हें दरबारी कुलीन कहा जाता था। नेक्स्ट है वस्त्र के कुलीन। सम्राट लुई 14वें के समय शासन प्रबंध, वित्त और न्याय संबंधी उच्च पदों को मध्यम श्रेणी के लोगों को बेच दिया गया, और इन्हें कुलीनों के विशेष अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। इस प्रकार सम्राट लुई 14वें के समय कुलीनों की नई श्रेणी का उदय हुआ। ये विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इन्हें वस्त्र के कुलीन कहा जाता था। नेक्स्ट है मेतायर। किसान फ्रांसीसी समाज के तीसरे एस्टेट में शामिल थे। कुछ किसान जमींदारों से कुछ भूमि कुछ वर्षों के लिए ठेके पर ले लेते थे। ये इन्हें अन्य करों के अलावा उत्पादन का आधा भाग कर के रूप में प्रदान करते थे। इन्हें मेतायर कहा जाता था। नेक्स्ट है टिथे अथवा टाइथ कर। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च एक प्रभावशाली संस्था थी। फ्रांस की समस्त भूमि के 5वें भाग पर इसका अधिकार था, जिससे उसको काफी मात्रा में आय प्राप्त होती थी। देश में कृषि संबंधी पैदावार का लगभग 10वां भाग टिथे नामक कर के रूप में चर्च को मिलता था। नेक्स्ट है फ्रीमेसनी। फ्रांस में कुछ लोग सभी धर्मों से संबंध रखते थे। समानता और भाईचारा इनके प्रमुख सिद्धांत थे। मध्यकाल में उनकी संस्था की स्थापना मैसनों के संघ के रूप में हुई थी, और उसके बाद ये फ्रीमेसनी कहलाने लगे। फ्रांस में 1789 ईस्वी तक भिन्न भिन्न भागों में फ्रीमेसनों के लगभग 600 सभावन बन चुके थे, जिनके सदस्यों की कुल संख्या 20,000 से 30,000 के बीच थी। हिद्रो और हेल्वेतियस प्रमुख फ्रीमेसन थे। इन्होंने चर्च की बुराइयों और धार्मिक असहनशीलता का खंडन किया और चर्च में मौलिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट है गेबेल। फ्रांस में अप्रत्यक्ष लिए जाने वाले करों में शराब, नमक और तंबाकू पर लिए जाने वाले कर थे, जिनमें नमक पर लिया जाने वाला गेबेल नामक कर अत्यधिक दुखदायी था। कानून के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को प्रति वर्ष 7 पाउंड नमक खरीदना आवश्यक था। जो व्यक्ति निर्धारित मात्रा में नमक नहीं खरीदता था, उसे राज्य की तरफ से दंडित किया जाता था। जबकि नमक के व्यापार का एकाधिकार एक कंपनी को दे रखा था, जो मनमाने भावों पर नमक को बेचती थी, तथा नमक का अवैध रूप से व्यापार करने वालों को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। नेक्स्ट है टैले अथवा टाइल कर। फ्रांस में 2 प्रकार के कर प्रचलित थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। टैले अथवा टाइल कर फ्रांस की सरकार को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर था। नेक्स्ट है मॉन्तेस्क्यू। इसका जन्म 18 जनवरी 1689 को एक कुलीन परिवार में हुआ। यह कुछ वर्षों तक
बोर्दो पार्लेमा का न्यायाधीश भी रहा। वह सम्राट की निरंकुशता और उसके दैवीय अधिकारों का विरोधी था, लेकिन कुलीनों के विशेष अधिकारों का समर्थन करता था। वह उन्हें सम्राट की निरंकुशता पर उपयोगी रोक समझता था। इन्होंने पर्शियन लेटर्स नामक पुस्तक की रचना की, जो 1721 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें 2 ईरानी यात्री अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं, जिसमें वे सम्राट के निरंकुश शक्तियों, पोप के अधिकारों और लोभी पुरोहितों के आचरण आदि का मजाक उड़ाते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक की भी रचना की, जो 1748 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें उसने राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत और उसकी निरंकुशता की आलोचना की तथा सीमित राजतंत्र का समर्थन किया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया। उसके अनुसार प्रशासन की शक्तियों को विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देना चाहिए और इन तीनों अंगों को एक दूसरे से अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है पार्लेमा। यह उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। न्याय कार्य करना और राजा के आदेशों को कानून के रूप में पंजीकृत करना इसके मुख्य कार्य थे। यह फ्रांस के राजा के मनमाने आचरण पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र संस्था थी। इसमें फ्रांस में कुल 13 पार्लेमा थे, जिनमें फ्रांस की पार्लेमा सबसे अधिक शक्तिशाली थी। नेक्स्ट है जीविका संकट। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं तो उसे जीविका संकट कहा जाता है। 1788 ईस्वी के अकाल और फ्रांस के सम्राटों की आर्थिक नीतियों के कारण फ्रांस की जनता के सामने जीविका संकट उत्पन्न हो गया, जिस कारण उन्हें क्रांति का मार्ग अपनाना पड़ा। नेक्स्ट है वॉल्टेयर। इनका जन्म 1694 ईस्वी में हुआ। इसने अपने व्यंग्यात्मक लेखों के द्वारा पादरियों के भ्रष्टाचार और उनकी दुष्चरित्रता को उजागर किया। इसने कहा कि जनता को वही बातें माननी चाहिए जो उनके विचार विवेचना की कसौटी पर खरी उतरे। विचारों के द्वारा ही किसी संस्था के गुण और दोषों को जाना जा सकता है तथा अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है। वॉल्टेयर के व्यंग्य से चिढ़कर एक कुलीन ने इसे बास्तील के कारागार में भिजवा दिया। 1726 में वॉल्टेयर को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह फ्रांस को छोड़कर चला जाएगा। 1733 ईस्वी में इंग्लैंड में इसकी पुस्तक लेटर्स ऑन द इंग्लिश प्रकाशित हुई, जिस पर फ्रांस की सरकार ने रोक लगा दी। वॉल्टेयर ने कैथोलिक चर्च में प्रचलित बुराइयों, आडंबरों, अंधविश्वासों, पादरियों के विलासी और भ्रष्टाचारी जीवन की निंदा की। वह चर्च को बदनाम संस्था कहता था। वह कहा करता था कि चर्च में मूर्खों को शांति मिलती है। वह प्राकृतिक धर्म पर विश्वास करता था। वह कहता था कि परमात्मा नहीं है तो इसका आविष्कार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लेटर द काचे। यह फ्रांस के सम्राट द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने तथा दंड देने के लिए जारी किया जाने वाला एक पत्र था, जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का नाम खाली रहता था। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाकर दंडित किया जा सकता था। सम्राट के चाहने वाले भी ऐसे मुद्रा युक्त पत्रों को प्राप्त करके किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल देते थे। वे इनका दुरुपयोग करते थे। किसी भी व्यक्ति को राजा के खिलाफ न तो भाषण देने की स्वतंत्रता थी और न ही उसके खिलाफ कोई लेख लिख सकता था। दिद्रो और वॉल्टेयर को बास्तील के दुर्ग में ऐसे पत्रों के द्वारा ही जेल भेजा गया था। नेक्स्ट है रूसो। इनका जन्म जेनेवा में 1712 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इन्होंने राजा की निरंकुश शक्तियों, रूढ़िवाद और कुलीनों के विशेष अधिकारों की आलोचना की। इनका मानना था कि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का नए ढंग से संगठन करना चाहिए। रूसो आदर्श लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना चाहता था, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो और जनता की इच्छा के अनुसार ही कानून बनाए जाएं। रूसो का मानना था कि मानव के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही हो सकती है। नेपोलियन ने रूसो की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट है इंटेंडेंट। सम्राट लुई 13वें के प्रधानमंत्री कार्डिनल रिचलियू ने फ्रांस को 34 विभागों में बांट दिया, जिन्हें जनरलिटीज कहा जाता था। इससे पहले फ्रांस 40 प्रांतों में बटा हुआ था। इनके मुखिया को इंटेंडेंट कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। अतः कहा जा सकता है कि फ्रांस में राज्य स्तरीय प्रशासकों को इंटेंडेंट कहा जाता था। इनको अत्यधिक अधिकार दिए गए थे। ये लोगों पर अत्यधिक अत्याचार करते थे। इस कारण फ्रांस के लोग इन्हें जालिम समझते थे। नेक्स्ट है स्टेटस जनरल। यह एक अस्थायी प्रतिनिधि सभा थी, जिसकी स्थापना 1302 ईस्वी में की गई थी। यह न तो नियमित संस्था थी और न ही इसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। यह एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें फ्रांसीसी समाज के तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे। इसमें किसानों, कारीगरों और औरतों का प्रवेश वर्जित था। फ्रांसीसी राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसलिए उसे स्टेटस जनरल की बैठक बुलाकर नए करों की मंजूरी
इससे लेनी पड़ती थी। इसका अधिवेशन बुलाया जाना राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। गंभीर राष्ट्रीय संकट के समय समय पर इसके अधिवेशन 1328, 1483, 1576, 1588 और 1614 ईस्वी में बुलाए गए थे। 1614 ईस्वी के बाद इसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया। 1789 ईस्वी में आर्थिक संकट से निपटने और नए करों की मंजूरी लेने के लिए सम्राट लुई 16वें को इसका अधिवेशन बुलाना पड़ा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सभा अथवा नेशनल असेंबली। फ्रांस के आर्थिक संकट से निपटने के लिए सम्राट लुई 16वें ने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के निर्वाचित सदस्य वर्साई पहुंच गए, लेकिन तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों के साथ प्रारंभ से ही दुर्व्यवहार किया गया। 17 जून को लोरेन के एक प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पेश किया कि तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सभा का नाम धारण कर लेना चाहिए और इस तरह तृतीय एस्टेट अथवा जनसाधारण वर्ग ने राष्ट्रीय सभा की उपाधि और शक्तियां प्राप्त कर ली। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ। जब थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय सभा का रूप धारण कर लिया तो सम्राट इनसे नाराज हो गया और वह इन्हें वर्साई के सभा भवन में बैठने नहीं देना चाहता था। 20 जून 1789 को जब साधारण वर्ग के प्रतिनिधि वर्साई के सभा भवन में पहुंचे तो उसके द्वार बंद थे। लुई 16वें ने सभा भवन को बंद करवा दिया था और सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि वर्षा में भीगते रहे, लेकिन कुछ समय बाद सामने एक टेनिस कोर्ट की इमारत में चले गए। यहाँ टेनिस कोर्ट में तीसरे वर्ग के 600 सदस्यों ने बैली के नेतृत्व में शपथ ली कि राष्ट्रीय सभा यह निश्चित करती है कि हम कभी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता और इसे मजबूत नींव पर नहीं रख दिया जाता तब तक जहाँ कहीं भी आवश्यकता के अनुसार हम इकट्ठे होते रहेंगे। इस शपथ को टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बास्तील। यह पेरिस के पूर्व में स्थित एक किला था जिसका निर्माण 1383 ईस्वी में किया गया था। इसका प्रयोग जेल खाने के रूप में किया जाता था। फ्रांस के लोग इसे घृणा करते थे क्योंकि यह फ्रांसीसी सरकार के अत्याचारों का केंद्र था। क्रांति के समय भीड़ बास्तील की ओर चल पड़ी। बास्तील के गवर्नर दलाने ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। भीड़ ने किले में जाकर कैदियों को मुक्त कराया और बास्तील के गवर्नर दलाने को बंदी बना लिया। इस प्रकार 14 जुलाई 1789 को बास्तील का पतन हो गया। बास्तील के किले को तहस नहस कर दिया गया और उसके अवशेषों को बाजार में बेच दिया गया। बास्तील के दुर्ग पर हमले की घटना एक छोटी घटना थी, परंतु इसके प्रभाव बहुत ही दूरगामी सिद्ध हुए। इसी घटना से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। यह क्रांतिकारियों की प्रथम विजय थी जिससे उनका मनोबल बढ़ा। नेक्स्ट है जैकोबियन। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी संविधान सभा के कुछ प्रगतिशील सदस्यों ने सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया। पेरिस के जैकोब चर्च में ये सदस्य मिलकर राजनीतिक और तत्कालीन मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस कारण इन्हें जैकोबिन कहा जाने लगा। इनके सिद्धांतों के अनुसार सारे अधिकार व शक्तियां जनता में निहित होनी चाहिए और जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य किए जाने चाहिए। ये राजतंत्र के घोर विरोधी थे और हिंसात्मक तरीके से शीघ्रता से राजतंत्र का दमन करना चाहते थे। इनमें प्रमुख जैकोबियन, रॉबस्पियर और दांतो थे। नेक्स्ट है टूटी हुई जंजीर। फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 को दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी अथवा जंजीर उनकी आजादी का प्रतीक था। नेक्स्ट है लाल फ्राइजियन टोपी। 4 अगस्त 1789 को दास प्रथा समाप्त कर दी गई। स्वतंत्र होने के बाद दासों के द्वारा एक लाल टोपी पहनी जाती थी जिसे लाल फ्राइजियन टोपी कहा जाता था। नेक्स्ट है गिलोटिन। यह 2 खंभों के बीच लटकते हुए आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया। फ्रांस की क्रांति में सार्वजनिक चौकों पर गिलोटिन खड़े कर दिए जाते थे और जो भी क्रांति का विरोध करता उसे गिलोटिन के माध्यम से मृत्युदंड दे दिया जाता था। नेक्स्ट है ओलंप द गूज। यह क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। इसने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए इन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। इनमें कहा गया कि औरत जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों में भी पुरुषों के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिला के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। कानून सभी पुरुष और महिलाओं के लिए समान होना चाहिए। इसने इसे महारानी और नेशनल असेंबली के पास लागू करवाने के लिए भिजवा दिया।
1793 ईस्वी में ओलंप द गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के कारण जैकोबिन सरकार की आलोचना की। ओलंप द गूज पर नेशनल कन्वेंशन के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और डेट्स। थैंक यू।